दिल खोल के तो देखो, दुनिया खुल जाएगी। फेसबुक। 2 हफ्तों से घर गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में डॉक्टर उदय शाह और पूरी एसकेएफ टीम की ओर से मैं चित्रा रब हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम एवरीवन। एक या 2 मिनट और वेट करेंगे। आई थिंक कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। Within a minute or two, we'll be starting our session. बेसब्री से आप सब भी और हम भी 6 बजने का इंतजार करते हैं। अब इस समय की हमें आदत हो गई है, बिकॉज अब हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं एज मी टाइम। जो लोग बिल्कुल समय पे हमारे साथ जुड़ गए हैं उनको और इंतज़ार नहीं कराएंगे और आज के सत्र को हम शुरू करेंगे। बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 4 से 4.5 महीने हुए हैं मुझे लगता है, और इतने कम समय में हम लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है, इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। डॉक्टर उदय शाह ने हम सभी को एसकेएम की सोल फैमिली के मेंबर्स एज मेंबर्स एक्सेप्ट किया है, और उसी तरह से हमने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि डॉक्टर उदय शाह द्वारा जो हमारा ज्ञानवर्धन किया जा रहा है, उनके द्वारा जो हम सभी के बीच ज्ञान बांटा जा रहा है, उससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना निश्चित है। आई होप आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो एक थम्स अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हम बात कर रहे थे एक्सेप्टेंस शब्द की। शब्द बहुत ही छोटा है, लेकिन इसकी शक्तियाँ असीम हैं। द वर्ड इज वेरी वेरी पावरफुल। आज का हमारा पूरा 1 से सवा घंटे का सत्र सिर्फ इसी शब्द पर आधारित है, और इस सत्र में हम समझेंगे
कि इस छोटे से शब्द की कितनी बड़ी क्षमता है। लेकिन एज यूजुअल एसकेएम के रूल्स फॉलो करते हुए हम कोई भी सत्र को शुरू करने से पहले अपने आप को उस सत्र के लिए तैयार करते हैं। आज भी हम ठीक वैसे ही करेंगे। आज के सत्र के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। देयर आर फ्यू लाइंस व्हिच आई हैव रिटन। आप उसे एक कविता भी समझ सकते हैं। उन कविता को मैं पढ़ूंगी, उन लाइंस को मैं पढ़ूंगी और इस सत्र को हम शुरू करेंगे। इस सत्र की शुरुआत भी हम इसी कविता से करेंगे और इस सत्र का अंत भी हम इसी कविता से करेंगे। हो सकता है कि शुरू में आपको ये शब्द सिर्फ और सिर्फ सुनाई दे, बट आई एम श्योर कि सत्र के आखिर तक जब मैं इसको दोबारा दोहराऊंगी तो आपको इसकी एक एक शब्द की गहराई भी समझ आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले हम ब्रीदिंग करेंगे, अपना फोकस लाएंगे, जागरूक अवस्था में आएंगे और फिर मैं वो 5 से 6 लाइंस पढ़ूंगी जिसको आपको प्रयास करना है कि अभी आप सिर्फ शब्दों को सुने। समझ हम लेंगे उसे सत्र के दौरान, आई एम श्योर। अभी आपको सिर्फ उन शब्दों को सुनना है और हो सके तो आप समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज। और लंबी गहरी सांसें लीजिए। ब्रीद इन, अपनी नासिका से श्वासों को अंदर जाने दीजिए। ब्रेथ को कुछ देर होल्ड करने का प्रयास कीजिए और धीरे से इन श्वासों को बाहर छोड़िए। Breathe in and slowly breathe out. अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर ले जाइए। आप अपनी एक एक श्वास को महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इस ध्यान को बनाए रखें और धीरे धीरे जागरूक अवस्था की ओर बढ़े। Keep breathing in and out. अब आपको अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पर देना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हमारी उपलब्धियों की प्राप्ति है। बदलते वक्त के साथ हर परिवर्तन को मैंने
स्वीकारा है, फिर चाहे वो परिवर्तन आविष्कार का हो या परिस्थिति का, आज मानव के व्यक्तित्व के हर परिवर्तन को भी मैं स्वीकारूंगा। क्योंकि स्वीकारना ही आत्मा का नियम है। स्वीकारना ही हमारी मोक्ष की प्राप्ति है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हमारी उपलब्धियों की प्राप्ति है। धीरे से अपने ध्यान को अपनी श्वासों से अपने शरीर पर लाएं। और अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। एक बार फिर मैं आप सभी का आज के सत्र में डॉक्टर उदय शाह और पूरी साई करुणा मिशन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कुछ मैसेजेस मुझे आ रहे हैं आवाज़ को लेकर के, आवाज़ क्लियर नहीं है। सो एक बार फिर मैं कंफर्मेशन चाहूँगी सब लोगों से, सब पार्टिसिपेंट से, कि अगर मेरी आवाज़ में कुछ भी इशू है तो मुझे टेक्स्ट करिए, और अदरवाइज एक थम्स अप करके मुझे इस बात की परमिशन दीजिए कि हम आज के सत्र को शुरू कर सकें। ओके, क्लियर है, राइट। जिन पार्टिसिपेंट्स को आवाज़ में कोई भी इशू हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। सो काइंडली आप एक बार दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स मुझे इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि मेरी आवाज़ तक क्लियरली पहुंच रही है। जो भी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, उनके लिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड हम वेट करेंगे ताकि वो स्टार्टिंग का सेशन मिस ना कर सकें, इसलिए काइंडली लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। सो हम आज के सत्र को शुरू करते हैं। टॉपिक से आप सभी वाकिफ हैं। टॉपिक इज पर्सनालिटीज, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। हमेशा की तरह हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, और ये प्रेजेंटेशन आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझने में। हम सभी को पता है कि सभी इंडिविजुअल्स 3 मेन कंपोनेंट से बने हैं, दैट इज माइंड, बॉडी एंड सोल। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे, कम से कम पिछले 2 हफ्ते से मैं ये बात लगातार सोच रही हूँ, कि अगर हम सभी माइंड, बॉडी और सोल से बने हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, एक दूसरे इंडिविजुअल से भिन्न है, अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, उसका नेचर अलग है, उसके बात करने का तरीका अलग है, उसके रिएक्शंस अलग हैं, उसके एक्शंस अलग हैं। इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा, क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना किसी रीज़न का होना अनिवार्य है। 2 लोगों को ही ना कंपेयर करें, बल्कि अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों को कंपेयर नहीं करते और सिर्फ एक फैमिली की बात करते हैं। सो पेरेंट्स के 2 बच्चे होते हैं, पेरेंट्स सेम हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सी
भिन्नताएं होती हैं, संस्कार वही हैं क्योंकि वो एक ही फैमिली का पार्ट हैं, माहौल वही हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वही हैं, बिलीफ सिस्टम्स वही हैं, लेकिन फिर भी सेम मदर के सेम पेरेंट्स के दो बच्चों में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। आज हम उन सभी डिफरेंसेस के कारण को समझेंगे। इनफैक्ट दो लोगों को ना कंपेयर करें, सिर्फ एक इंडिविजुअल की ही बात करें, हम अपनी ही बात कर लें, तो हमारा खुद का बिहेवियर हमेशा एक समान नहीं रहता। हमारा नेचर बहुत जल्दी शिफ्ट करता है, हमारे इमोशंस शिफ्ट करते हैं, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत जल्दी शिफ्ट करता है। सो आज हम इस शिफ्ट के पीछे सभी कारणों को समझने का एक प्रयास करेंगे। बेसिकली अगर हम समझे, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे और हम देखेंगे कि जितने भी हमारे अंदर चेंजेस हैं उनको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है चेंजेस जो हमारे बॉडी लेवल पर आते हैं, जिसको हम फिजियोलॉजी के थ्रू समझते हैं। सेकंड जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं वो हमारे माइंड लेवल पर आते हैं, जिसको हम साइकोलॉजी के थ्रू समझते हैं। और थर्ड चेंजेस जो हमारे सोल लेवल पर आते हैं, जिसे हम पर्सनालिटी के थ्रू समझते हैं। ऑन अ ब्रॉडर सेंस जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ नेचर और बिहेवियर की बात करते हैं, लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बात करें, सो पर्सनालिटी, जो चेंज ऑफ पर्सनालिटी होता है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल होते हैं। सोल के लेवल पर चेंज आएगा, सो फॉर श्योर वो पर्सनालिटी में, उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में चेंज लाएगा। हम इन तीनों लेवल्स को थोड़ा सा आज डिटेल में समझेंगे। हम बॉडी लेवल से शुरू करेंगे क्योंकि बॉडी लेवल पर समझना सबसे आसान होता है। जो भी हमारा बॉडी के फंक्शनिंग है, जो हमारे ऑर्गन्स की स्टडी है, जो हमारे ग्लैंड्स की स्टडी है, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फिजियोलॉजी। हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन फंक्शन कर रहा है, कब उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये बहुत से रीजंस पर डिपेंड करता है। आज कुछ रीजंस हमने इस स्क्रीन में शेयर किए हैं। ये रीजंस लिमिटेड नहीं है, द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, बट टाइम को देखते हुए हम इन सिर्फ 5 फैक्टर्स को ही डिस्कस कर पाएंगे। पहला फैक्टर जो एक ह्यूमन बॉडी में चेंजेस लेकर आता है फिजिकल लेवल पर, बॉडी लेवल पर, वो है चेंजेस दैट आर रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको हम थोड़ा सा गहराई में समझेंगे। एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होने से लेके उसकी ओल्ड एज तक उसकी बॉडी में तरह तरह के चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसकी इन्फेंसी की बात करें, जब उसका जन्म होता है और जब ओल्ड एज आती है, बॉडी के फंक्शंस इन दोनों स्टेजेस में बहुत ही कम लेवल पर काम करते हैं, बहुत ही धीमी गति में बॉडी के फंक्शंस चलते हैं। स्लोली ग्रेजुअली जैसे बच्चा बढ़ता है, बॉडी की फंक्शनिंग एक्टिव होती रहती है, वो यंग होता है, डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ने लगता है, और सारे ऑर्गन, सारे पार्ट्स जब यंग एडोलेसेंस होती है तब कंप्लीटली एक्टिव होते हैं। कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में एज पर डिपेंड करते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेंगे। जब गर्ल्स और बॉयज अपनी टीनेज पर पहुंचते हैं, गर्ल की बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। उसी तरह से उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत से चेंजेस आते हैं। बॉयज़ की मुस्टैच आती है, उनकी वोकल आवाज़ चेंज होती है। ये कुछ चेंजेस हैं जो एज से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसी तरह कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में जो आपके ऑर्गन, ग्लैंड्स, टिश्यूज की फंक्शनिंग या मैल फंक्शनिंग के कारण आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडिविजुअल की किडनी में इशू आता है, उसकी किडनी काम नहीं करती है, तो उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। उस डायलिसिस के चलते उसकी फिजिकल बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं। अगर हार्ट का कोई इशू है, पंपिंग, हार्ट के पंपिंग का कोई इशू है, डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का सामना करना पड़ता है, जो फिर से बॉडी में बहुत चेंजेस लाता है। कई बार T3, T4, TSH जैसे हार्मोन्स सिक्रीट नहीं हो पाते और उस इंडिविजुअल को थायराइड होता है।
जो भी आपके मैल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन्स, ग्लैंड्स या हार्मोन्स के लेवल पर जो भी चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम बेसिकली डिजीज से, हेल्थ इश्यूज से कनेक्ट करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ चेंजेस जो बॉडी में आते हैं वो एक्चुअली जेनेटिक चेंजेस होते हैं। वो बर्थ के टाइम से ही कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कुछ बच्चों का माइंड उतनी एक्टिवली काम नहीं कर पाता, माइंड की ग्रोथ नहीं होती। ऐसे बच्चे अधिकतर ऑटिज्म का शिकार होते हैं। कुछ बच्चों में बाय बर्थ बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने की एबिलिटी नहीं होती है। ऐसे बच्चे थैलेसीमिया से सफ़र करते हैं। कुछ चेंजेस बॉडी में जेनेटिकली होते हैं। अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें, बहुत से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, हमारे फिजिकल फीचर्स में चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, बहुत ज़्यादा बीच होते हैं, जैसे गोवा ले लीजिए आप, केरला, कर्नाटका, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी जनरली फीचर्स शार्प होते हैं, स्किन थोड़ी सी डार्क होती है। और जो लोग पोलर रीजन्स में रहते हैं, फॉर एग्जांपल कश्मीर या हिमालयास, क्योंकि सनलाइट का इतना एक्सपोजर नहीं होता है, इसीलिए उनकी स्किन का कलर डिफरेंट होता है थोड़ा। एक और एग्जांपल अगर एक्सटर्नल फैक्टर का लें, डेजर्ट एरिया में जो लोग रहते हैं उनके बाल अधिकतर कर्ली होते हैं, शॉर्ट होते हैं, बालों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। उसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जब उनके बाल स्प्रेड होते हैं, उनका स्कैल्प जो है वो खुला ओपन रहता है, और स्कैल्प ओपन रहने से जो हीट है, हीट का अब्जॉर्प्शन डायरेक्टली हो जाता है, और उनकी बॉडी में हीट का लेवल मेंटेन रहता है और उन्हें कम गर्मी लगती है। एक्सटर्नल फैक्टर का इनफैक्ट मैं एक और एग्जांपल लूँगी। कुछ बच्चे आप देखेंगे जो फॉर फाइनेंशियल हार्डशिप से जो गुजर रहे होते हैं, जिनको प्रॉपर बचपन में डाइट नहीं मिलती है, न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, विटामिन्स नहीं मिलते हैं, उनकी बॉडी का आप स्ट्रक्चर देखेंगे वो बाकी बच्चों से अलग होगा। वो बहुत दुबले होते हैं, उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं। आप उनको देखकर ही बता सकते हैं कि इस बच्चे में कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की कमी है। न्यूट्रिएंट एक एक्सटर्नल फैक्टर है आपका, फूड सप्लीमेंट जो आप लेते हैं, क्योंकि आप वो एड ऑन सप्लीमेंट्स हैं, इसीलिए हम उसको एक्सटर्नल फैक्टर में कैटेगराइज करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी फिजिकल लेवल पे चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लास्ट कैटेगरी जो है वो है चेंजेस ड्यू टू लाइफस्टाइल। बहुत से लोग आप देखेंगे जो आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में है, बिल्कुल 9 to 6 की जॉब है, वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते अपने वर्क प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनमें वेट गेन होने लगता है। लाइफस्टाइल भी आपके बॉडी पे फिजिकल लेवल के चेंजेस लाता है। बहुत से लोग इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आज की डेट में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है कपल्स में। बेसिकली उसका कारण यही है आपका सिगरेट, एक्स्ट्रा कैफीन का कंजम्पशन। जंक फूड एक और रीज़न है लाइफस्टाइल का। बहुत से लोग, इनफैक्ट बहुत से बच्चे भी आजकल, दे डोंट प्रेफर टू ईट हेल्दी फूड, वो उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा जंक फूड की तरफ होता है, और जंक फूड के कंजम्पशन की वजह से उन्हें डिफरेंट हेल्थ इश्यूज होते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, वेट की भी प्रॉब्लम होती है। लाइफस्टाइल भी बहुत हद तक फिजिकल बॉडी पे, फिजिकल लेवल पर, बॉडी लेवल पर चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी जो हमारे बॉडी लेवल पर एक ह्यूमन बीइंग में, एक इंडिविजुअल में चेंजेस लाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझेंगे जो चेंजेस माइंड लेवल पर आते हैं, और उसको हम समझेंगे बाय साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी? बेसिकली द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और बिहेवियर की जो स्टडी होती है, दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजी। और इस स्टडी में जो भी रिसर्च हुई है, जो स्टडी ने ये साबित किया है कि एक इंडिविजुअल का माइंड और उसका बिहेवियर बहुत जल्दी शिफ्ट होता है, और उस शिफ्ट का कारण ये है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस लेता है, और डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस उसका नेचर, उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे भी हम
5 कैटेगरीज, जो ब्रॉडर 5 कैटेगरीज को मैंने इन चेंजेस में कैटेगराइज किया है, सो हम इन 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे माइंड लेवल के चेंजेस के लिए। पहली चीज़ इस कैटेगरी में है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ओपन होते हैं, जिन लोगों में इस ओपननेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं। दे आर वेरी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। वो हर नई चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं। वो कुछ भी नई चीज़ को ट्राई करने से कभी भी कतराते नहीं हैं। साइमल्टेनियसली जिनका ओपननेस का एलिमेंट माइंड लेवल पर कम होता है, वो अपने बिलीफ सिस्टम में बहुत ज़्यादा जकड़े रहते हैं, उससे ऊपर नहीं उठ पाते। और क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम उन्हें बार बार नीचे की ओर खींचता है, तो वो नए एक्सपीरियंसेस को लेना सही नहीं मानते। सो ओपननेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। नेक्स्ट हम आएंगे कॉन्शियसनेस। अब तक आई एम श्योर आप सभी कॉन्शियसनेस के फायदे तो जरूर समझ गए होंगे। जिस भी इंडिविजुअल में कॉन्शियसनेस का लेवल हाई होता है, वो बंदा हमेशा एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस में होता है। और क्योंकि वो स्टेट ऑफ अवेयरनेस में होता है, सो उसे अपने एक्शंस के बारे में भी पूरी जानकारी होती है, उसे अपने रिएक्शंस के बारे में भी जानकारी होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी वो पूरी तरह से अवेयर रहता है। बेसिकली ये जो कॉन्शियसनेस में जो राइज होता है, वो उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ का बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जो जिन लोगों में इस कॉन्शियसनेस के एलिमेंट की कमी होती है, वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं। वो छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट करने से पहले सोचते नहीं है कि क्या ये इस तरीके का बिहेवियर क्या एक्चुअली रिक्वायर्ड भी है कि नहीं। सो उनका जो इम्पल्सिव नेचर होता है, वो ड्यू टू लेस एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। द थर्ड कैटेगरी इज एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन से मेरा मतलब है, कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रावर्ट होते हैं, बहुत इजीली वो किसी भी माहौल में कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो किसी के साथ भी सोशलाइज कर लेते हैं, वो किसी भी नए माहौल में जाकर कतराते नहीं हैं। इनफैक्ट उन्हें अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, नए कॉन्टैक्ट्स बनाना, नई चीज़ों को सीखना। और उसी तरफ दूसरे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत शाय होते हैं, बहुत शर्माते हैं, जनरली लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते। और क्योंकि अधिकतर इंसान अपने में कमी नहीं ढूंढता, तो अगर वो खुद सोशलाइजिंग के फेवर में नहीं होता, तो वो इल्ज़ाम सामने वाले पे ही लगाता है। लैक इंसान में खुद है, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ब्लेम सामने वाले को होता है। सो एक्स्ट्रावर्ट होना भी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है, और एक्स्ट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट जिस तरह का इंसान होता है, उसी तरह का उसका बिहेवियर होता है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज अग्रीबलनेस। जिन लोगों में अग्रीबलनेस का एलिमेंट ज़्यादा होता है, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। रीज़न एक ही है कि वो दूसरे की व्यूज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं, उनसे अग्री करते हैं, वो एक डिफरेंट लेवल पर होते हैं। और जिन लोगों में एग्रीबलनेस का एलिमेंट कम होता है, वो ज़्यादातर दूसरों के प्रपोजल से अग्री नहीं करते, वो हमेशा दूसरों के प्रपोजल्स में, दूसरों के सजेशंस में मीन निकालते हैं। और उन मीन के कारण उनके अपने रिलेशनशिप्स सफ़र करते हैं। जिन लोगों में भी अग्रीबलनेस का एलिमेंट ज़्यादा होगा, उनके रिलेशनशिप्स स्मूथ चलेंगे। बिकॉज ये नियम है कि आपको कभी अगर अपनी बात एक बार अग्री करानी है, तो आपको सामने वाले की बात को भी एक बार अग्री करना होगा। सो जब अग्रीबलनेस का फैक्टर होगा, सो रिलेशनशिप्स में बहुत स्मूथनेस आ जाती है। सो अग्रीबलनेस इज अनदर important element as far as the mind level is concerned. The next element is न्यूट्रोसिज्म। बाकी ऊपर के जो 4 एलिमेंट्स हैं, उनका बढ़ना अच्छा होता है बिहेवियर के लिए, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है, इसका घटना इम्पॉर्टेंट होता है। वो लोग जिनका न्यूट्रोटिक लेवल कम होता है, वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, उनमें पॉजिटिव इमोशंस का फ्लो ज़्यादा होता है, वो अपने हर एक्शन से पहले उसको तोल पाते हैं, उसको नाप पाते हैं,
कि क्या ये एक्शन, ये रिएक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं, और ये बैलेंस करने की जो उनकी एबिलिटी होती है वो उनको पूरी तरह से इमोशनली और मेंटली बैलेंस कर पाती है। ऑन द अदर हैंड, जो लोग एट अ हाई लेवल ऑफ न्यूट्रोटिक होते हैं उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, उनकी लाइफ बहुत ही अनस्टेबल होती है, बहुत नेगेटिव इमोशंस वो हमेशा कैरी करते हैं। इन नेगेटिव इमोशंस का वो बैगेज बना लेते हैं जो डिफरेंट चक्रास और डिफरेंट ग्लैंड्स में अक्यूमुलेट हो जाता है और अल्टीमेटली उनके पूरे बिहेवियर को बहुत ही स्टबन, बहुत ही रिजिड कर देता है। सो ये सारे एलिमेंट्स डिपेंडिंग किसमें क्या एलिमेंट ज़्यादा है और क्या एलिमेंट कम है, उस तरह से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है और रिएक्शन होता है और नेचर होता है। अब हम सोल लेवल के चेंजेस को समझेंगे इसके बाद। ऑल्दो सोल लेवल को हम डिटेल में मेरे लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, but since personality is a very important aspect so far as change in nature is concerned, इसको हम एक बार शॉर्ट में दोबारा से दोहराएंगे। So the study of particular characteristics of soul is personality. हम आज तक पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पर समझते आए हैं, बट आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी का जो संबंध है वो सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स से है। हमने पिछले सेशन में समझा था कि बेसिकली 7 लेवल्स होती हैं सोल की, लेकिन 5 फिजिकल लेवल्स होती हैं। वो इम्पॉर्टेंट होती हैं एज फार एज करेक्शन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ऊपर की 2 लेवल्स में हमें इतने पॉजिटिव चेंजेस आ गए होते हैं कि करेक्शन की कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहती। इसीलिए हम चेंजेस के रिस्पेक्ट में नीचे के 5 फिजिकल लेवल्स को ही डिस्कस करेंगे। बहुत बार सोल इन्फेंट सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है। सर ने हमें लास्ट सेशन में भी बताया था कि कई बार एक सोल मैच्योर सोल के लेवल पर पहुंच जाती है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वो वापस नीचे भी आ जाती है। उन सर्कमस्टेंसेस को हम आगे समझेंगे कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्यों उत्पन्न होते हैं। सो अगर कोई सोल इन्फेंट सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते, क्योंकि इन्फेंट सोल बेसिकली सर्वाइवल के लिए लड़ती हैं, इसलिए जब एक इंडिविजुअल में इन्फेंट सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो उसकी सर्वाइवल का इशू फिर से पॉपअप हो जाता है। और इस सर्वाइवल को जीतने के लिए, इस पर जीत पाने के लिए कई बार लोग जो मेच्योर सोल लेवल पर होते हैं वो भी इन्फेंट सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो हीनियस क्राइम कर बैठते हैं, सर्वाइवल के इशू पे मर्डर कर बैठते हैं और अल्टीमेटली जेल पहुंच जाते हैं। कुछ लोग रेप कर लेते हैं, कुछ लोग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। सो कई बार इन्फेंट सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स सोल दिखाता है, कई बार वही सोल बेबी सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। बेबी सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने का मतलब है कि वो सोल इवॉल्व नहीं होना चाहता, वो अपने बिलीफ सिस्टम में जुड़े रहना चाहता है, उसमें जकड़े रहना चाहता है, लिबरेशन की ओर नहीं जाना चाहता है, रिजिड हो जाता है, स्टबन हो जाता है। कई बार सोल यंग सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। यंग सोल से कैरेक्टरिस्टिक्स का मेरा मतलब है कि वो सर्वाइवल और फियर के तो भले ही ऊपर उठ जाता है, लेकिन वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जकड़ जाता है। उसका फोकस सिर्फ पावर, वेल्थ, इन्हीं चीजों पर रह जाता है। कई बार उसको बेसिकली एक सर्वाइवल से ऊपर तो वो उठ गया है, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीजों में इतना फंस जाता है कि उसे अपने आगे का सोल का पर्पस नहीं दिखाई देता है। उसी तरह से कई बार एक सोल मैच्योर्ड सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। मैच्योर्ड सोल से कैरेक्टरिस्टिक्स का मेरा मतलब है कि सोल इमोशनल हो जाता है, और तो स्पिरिचुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैच्योर सोल लेवल पर ही दिखेंगे, लेकिन मैच्योर सोल बहुत ही इमोशनल होता है, अपने रिलेशनशिप्स की तरफ बहुत ही पोजेसिव होता है। सो कई बार आप देखेंगे कुछ हस्बैंड वाइफ में बहुत पोजेसिवनेस के इशू को लेकर बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। सो बेसिकली वो कहीं ना कहीं एक मैच्योर्ड सोल का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कभी कभी पॉपअप हो जाता है। इन अ सिमिलर वे, कई बार एक यंग सोल होता है जो
बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस करता है, पैसा और पावर पे उसका फोकस होता है, लेकिन सडनली उसकी पर्सनालिटी में एक चेंज आता है और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ घूम जाता है। सो बेसिकली उस सोल में ओल्ड सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपअप हो जाते हैं, और जैसे ही ओल्ड सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपअप होते हैं, वो इंडिविजुअल काम हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, अनकंडीशनल लव स्प्रेड करता है, नॉन जजमेंटल होता है। सो रीजंस हम अभी आगे डिस्कस करेंगे क्यों ये डिफरेंट चीजें होती हैं, बट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं सोल में कई बार। और ये चेंजेस हमने देखा फिजिकल लेवल पर, बॉडी लेवल पर आते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, माइंड लेवल पर आते हैं अगेन फॉर बिकॉज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एंड सोल लेवल पर आते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल। सो इन शॉर्ट एक इंडिविजुअल में इन तीनों चीजों के कारण नेचर में एकदम से शिफ्ट होता है। एक पल वो गुस्से में होता है, दूसरे पल वो खुश हो जाता है। सो इन तीनों लेवल्स के कारण एक इंडिविजुअल के नेचर में चेंजेस आते हैं। चेंज एक टाइम में एक फैक्टर की वजह से भी आ सकता है, या दो फैक्टर्स की वजह से भी आ सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर्स की वजह से भी आ सकता है। इनफैक्ट तीनों रीजंस एक साथ भी एक्टिव हो सकते हैं, जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, उसके फिजिकल लेवल और उसके माइंड लेवल पर एक साथ चेंजेस लेकर आते हैं। सो इन तीन चीजों को समझने के बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये भी इंडिविजुअल में जो चेंजेस आते हैं पर्सनालिटी में और फिजिकल लेवल पे, लाइफस्टाइल में, नेचर में, ये कोई बहुत, इट्स नॉट अ क्राइम, ये कोई गलत चीज नहीं है। पर्सनालिटी पे चेंज हमारे गॉड्स और गुरुज ने भी एक्सपीरियंस किए हैं। सो हम तो अभी हमारी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी अभी स्टार्ट हुई है बस। सो अगर हमारे नेचर में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, सो इट्स नॉट अ क्राइम। और अभी हम इसे समझेंगे कि इस चेंजेस को हमें क्या करना है। सो इससे पहले मैं आपको ये बता रही थी कि चेंजेस आना स्वाभाविक है। चेंजेस हमारे गॉड्स और गुरुज और हमारे मास्टर्स के पर्सनालिटी में भी आए हैं। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल्स को, दो सीन्स को डिस्कस करेंगे। वन इज गौतम बुद्धा एंड अदर इज लॉर्ड रामा। गौतम बुद्धा के बारे में हमने अपने बहुत से सेशंस में डिस्कस किया है। गौतम बुद्धा का बर्थ एक एज प्रिंस हुआ था, एक राजा के घर में वो पैदा हुए थे, और उन्होंने अपने चाइल्डहुड में सारी चीज़ों, सारे प्लेजर लिए थे। उन्होंने, उनके पास वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स थे, एक्साइटमेंट के और एंटरटेनमेंट के सारे चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी। उनके पेरेंट्स ने उन्हें सारी ठाट बाट दी थी। सो उन्होंने, उनका एक जो बचपन था, जो चाइल्डहुड था, वो बहुत ही हैप्पी गो था। उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था। एज के साथ बढ़ने बढ़ने पे, इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा भी है कि जब वो बड़े हुए थोड़ा, सो उनके पेरेंट्स को ये फियर था कि कहीं ये बाहर के वर्ल्ड की ओर इनका ध्यान डाइवर्ट ना हो जाए। सो उनको उसी किंगडम में उनका ध्यान बनाए रखने के लिए उन्होंने उनको सारी लग्जरीज दी। इनफैक्ट उनको ब्यूटीफुल लेडीज तक प्रोवाइड करी, ताकि उनकी जो ध्यान है वो उनके किंगडम में ही रहे और कहीं बाहर डाइवर्ट ना हो। आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है, पर बट गौतम बुद्ध जी की जो शादी हुई थी यशोधरा से, यशोधरा जी को भी उन्होंने एक कॉन्टेस्ट में जीता था। सो उनका जो अडोलेसेंस तक जो उनकी लाइफस्टाइल रही है, वो बहुत ही लग्जोरियस रही है। Certainly after the age of 29, और आई थिंक एट द एज ऑफ 29, उनकी पर्सनालिटी में एक ड्रिफ्ट आया। उन्होंने अपने महल के कुछ दूरी पर एक इंसान को, एक बीमार इंसान को देखा, एक सिक पर्सन को देखा। कुछ दिनों बाद उनका सामना एक इंसान से हुआ जो अपनी ओल्ड एज में था और उसे काफी हेल्थ इश्यूज थे। फिर उनका सामना एक दिन डेथ से हुआ। सो ये तीन चीजों ने, इन तीन फैक्टर्स ने, जो उनका, वो एक बीमार इंसान से मिले, फिर उनका सामना एक ऐसे इंडिविजुअल से हुआ जो अपनी ओल्ड एज में था, ओल्ड एज की सफरिंग्स को फेस कर रहा था, फिर उनका सामना एक ऐसे इंसान से हुआ जो मर चुका था। सो इन तीनों चीज़ों ने उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज ले आए, और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें, तीनों फैक्टर्स मेरे अपनों में भी आएंगे, और ये चीज़ें मुझे किस हद तक
इमोशनली और मेंटली हर्ट करेंगी। सो इस इवेंट ने उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंजेस ले आए और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो गई। उन्होंने अपने महल के सब ठाट बाट सारे ऐशो आराम छोड़ दिए एंड ही स्टार्टेड हिज spiritual journey. So this is how even there were changes in the personality of Gautam Buddha. So हम बहुत फ्रेशर्स हैं अब इस फील्ड में। So similarly एक और एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट लॉर्ड रामा का। हम सभी को पता है कि राम जी अपनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपनी सीता के साथ, अपनी वाइफ सीता के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए जाने जाते हैं। सीता ने उनका साथ पूरी तरह से दिया। इनफैक्ट लॉर्ड रामा ने अपने रेन के दौरान, अपने राज के दौरान, ही वॉज नोन फॉर हेल्पिंग ऑल वुमेन एंड फॉर फाइटिंग फॉर देयर कॉज। उन्होंने बहुत सी फीमेल्स की हेल्प करी, उनको जस्टिस दिलाया, उनको सोशल जस्टिस दिलाया, उनको समाज में सम्मान दिलाया, उनकी जो जगह जो वो डिजर्व करती थी वो दिलाई। 3 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेंगे। देवी अहिल्या जी, जिनका रेप हुआ था और उनका बाइकॉट हो गया था, लेकिन लॉर्ड राम ने उन्हें जस्टिस दिलाया, उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दिलाई। उसी तरीके से शबरी जी के साथ उनकी कास्ट की वजह से लोग बैठना भी पसंद नहीं करते थे, उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते थे, बट लॉर्ड रामा ने उनके पास जाके उनके जूठे बेर तक खाए। सो ही वॉज नोन फॉर स्टैंडिंग फॉर द कॉज ऑफ विमेन। इसी तरह से उन्होंने रानी तारा को भी हेल्प करी। रानी तारा जिनकी शादी बाली से हुई थी और उनसे उनका एक बेटा था अंगद। बाद में तारा जी की शादी सुग्रीव से हुई और राम जी ने ये पूरा प्रयास किया कि उनके बेटे अंगद को और तारा जी को, जो पहले बाली के वाइफ थे और बेटा थे, उसको सुग्रीव जी से पूरा पॉलिटिकल सोशल सपोर्ट, पूरा रेन में पूरी जो भी वो डिजर्व करते थे वो सब उन्हें स्टेटस दिलवाया। बट जब राम जी की अपनी वाइफ सीता की बारी आई तो उनके साथ वो सोशल जस्टिस नहीं कर पाए, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अपने आप को प्रूफ करने के लिए सीता माँ को अपनी परीक्षा देनी पड़ी, बट फिर भी लॉर्ड राम उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाए और उन्होंने अबंडन कर दिया। सो अब देखिए कैसे चेंज ऑफ पर्सनालिटी है। जब एज अ जनरल वुमेन के कॉज के लिए खड़े होने की बात थी, सो लॉर्ड रामा वाज ऑलवेज अवेलेबल, लेकिन जब सीता जी की बात आई सो ही हैड टू बैक आउट। हम उन रीजंस की बात नहीं करेंगे, बट पर्सनालिटी में हम ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं। सो जब गुरु गॉड और गॉडेसेस में ये ड्रिफ्ट इन पर्सनालिटी आता है, सो हम ह्यूमंस में ये चेंजेस आना बहुत ही स्वाभाविक है। अब हम समझेंगे कि ये चेंजेस एक्चुअली आते क्यों हैं। नीतू जी ने भी कल अपने सेशन में हमें बताया था कि एक्चुअली आवर लाइफ इज अ बायोरिथमिक साइकिल। बहुत बार हमने समझाया है आपको कि हम जो बार बार बर्थ रीबर्थ की साइकिल में फंसे हुए हैं, ये क्यों फंसे हैं। हम बेसिकली अपने जितने भी कार्मिक अकाउंट्स हैं उनको सेटल करने के लिए आए हैं। हम हर बार एक लाइफ लेते हैं, कुछ कार्मिक अकाउंट सेटल करते हैं, पर साथ ही साथ नए कर्मास बना लेते हैं, और फिर कुछ अगर हमने अकाउंट सेटल कर भी दिए, लेकिन जो नया हमने क्रिएट किया उसको सेटल करने के लिए हम दोबारा से रीबर्थ लेते हैं। सो इट्स अ बायोरिथमिक साइकिल, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे अकाउंट्स सेटल नहीं होंगे। सो जब हमारा बर्थ होता है, हम एक पर्टिकुलर कर्मास को सेटल करने आते हैं। सो टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हुए जब भी जो भी कर्मा पॉप अप होता है, या जो भी लेसन हमें लेना होता है, जो भी एक्सपीरियंस हमें लेना होता है, उस पे डिपेंड करते हुए हमारे खुद की पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं फर्स्टली। और सेकेंडली जिन लोगों से हमें लेसन लेना होता है, जो हमें एक्सपीरियंस देने के लिए आए हैं, उनकी पर्सनालिटी में भी साइमल्टेनियसली वो चेंजेस आते हैं। लेकिन उस वक्त ना तो हम अपने चेंजेस के कारण को समझ पाते हैं, ना ही सामने वाले के परिवर्तन के कारण को समझ पाते हैं। हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं रहते हैं। बट द फैक्ट इज कि जो भी चेंजेस, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी में है या सामने वाले की पर्सनालिटी में, वो ड्यू टू पॉपिंग अप ऑफ अनहील्ड कर्मास है।
वो कर्मा जिनको आपने सेटल करना है, इनफैक्ट जिनको आप सेटल करने आए हैं। इन अदर वर्ड्स, इन कर्मों का, इन अनहील्ड कर्मों का पॉपअप होना निश्चित है। आप खुद ये डिसाइड करके आए हैं कि आप इन कर्मों को सेटल करेंगे, और उन कर्मों को सेटल करने के लिए ही आपकी पर्सनालिटी में टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं। क्योंकि अगर आप एक ही पर्सनालिटी कैरी करेंगे तो आप डिफरेंट लेसन्स नहीं ले सकते, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस नहीं ले सकते, और ये आपके सोल का मिशन नहीं है। आपके सोल का मिशन है सारे एक्सपीरियंसेस लेना, सारे लेसन्स लेना, और सोल की गोल की तरफ बढ़ना। हम आए इसी मिशन से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मिशन को भूल जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। इसलिए एसकेएम इज ट्राइंग कि बार बार आपको उस गुमराह होने के फीचर से बचा के आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पर रख सके, ताकि आप अपने मिशंस को पूरा करके अल्टीमेटली गोल की तरफ जा सके। अब हमने समझा कि इन चेंजेस का कारण क्या है। पहले हमने समझा चेंजेस किस लेवल पर आते हैं, तीनों लेवल्स को हमने समझा। फिर हमने समझा कि चेंजेस का कारण क्या है। अब हम समझेंगे कि इनका हमें करना क्या है। बिकॉज अभी तक तो मैंने आपको वो बताया जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। अब इट्स टाइम फॉर अ सोल्यूशन। बहुत इजी सोल्यूशन है। अभी तक के सेशन में 45 मिनट्स मैंने आपको लगा दिए ये बताने में कि ये क्यों होता है, लेकिन सोल्यूशन में मैं 5 मिनट्स भी नहीं लूंगी। सो सोल्यूशन इज, बिलीव मी, वेरी इजी। एक ही सोल्यूशन है, एक्सेप्टेंस। अपनी चेंज्ड पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करिए, सामने वाले की चेंज पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करिए, एंड you'll get the solution. Karmic accounts will be settled. वो ही करने हम आए हैं, और एक बार हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे, सो हमारी सोल इवॉल्व हो जाएगी और नेक्स्ट लेवल पर जा पाएगी। अब आप सोचेंगे आपने बता तो दिया कि एक्सेप्ट करना है, बट एक्सेप्ट करना कैसे है, इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में समझेंगे अपनी मेडिटेशन के दौरान। थियोरेटिकली मैंने आपको बता दिया है दैट द ओनली सोल्यूशन इज एक्सेप्टेंस। नाउ इन द प्रैक्टिकल सेशन हम समझेंगे कि ये एक्सेप्टेंस का इमोशन हम लाएंगे कैसे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर हमें अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है एट अ फास्टर पेस, सो हमें एक्सेप्टेंस के मोड में हमेशा 24/7 रहना पड़ेगा। अगर हम एक्सेप्टेंस के मोड में 24/7 होंगे, द लाइफ विल बी वेरी हैप्पी, पीसफुल, एंड we'll be able to achieve moksha, which is the ultimate purpose of all of us, all the participants who are with me, and the entire SKM team. Thank you so much. सो थियोरेटिकल सेशन इज ओवर नाउ। वेरी सून हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। आई डोंट नो, बट कल ये अनाउंस हुआ था कि हो सकता है ये हमारी लास्ट ऑनलाइन रिट्रीट हो। सो इसका पूरा पूरा फ़ायदा आप उठाइए। द रिट्रीट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑल्दो, लेकिन कल हमारा साइकिक सर्जरी का सेशन है। सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो साइकिक सर्जरी हीलिंग की मोडालिटी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, वो काइंडली गेट इन टच विद एनी ऑफ द टीम मेंबर। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि साइकिक सर्जरी एक बहुत ही असेंशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है। साइकिक सर्जरी helps us to heal the karmas and the accounts जो हम इतने सालों से कैरी कर रहे हैं, इतनी लाइफ से कैरी कर रहे हैं। हमारे जितने भी सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको हील हम कर सकते हैं एट अ वेरी फास्टर पेस विद हेल्प ऑफ साइकिक सर्जरी। सो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड हो, काइंडली गेट इन टच विद द एसकेएम टीम। सो वेरी सून विल बी स्टार्टिंग आवर मेडिटेशन सेशन। एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेक लेते हैं एंड विल बी बैक।
क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत ही कम समय बच पाता है, इसलिए हम फ़ौरन अपना मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे ताकि हम कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर पाएँ. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली क्लोज योर आइज और एक बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाए. Start breathing. Breathe in. Slowly breathe out. धीरे से अपनी नासिका से सांस अंदर लें और धीरे से अपने मुंह से श्वास बाहर छोड़ें. श्वास अंदर लें और श्वास बाहर छोड़ें. हर एक श्वास के साथ आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है. आपका ध्यान आपकी हर एक श्वास पर आपकी जागरूकता को बढ़ा रहा है. इस जागरूक अवस्था को धीरे धीरे बढ़ने दें. श्वास अंदर लें और धीरे से श्वास बाहर छोड़ें. धीरे से इस बढ़ती हुई जागरूकता को अपने हार्ट चक्र अनाहता चक्र पर लाएं, जो कि आपकी छाती के सेंटर में स्थित है. एक गहरी सांस लें और अपने अनाहता चक्र की क्षमता को महसूस करें. आपके अनाहता चक्र में, आपके हार्ट चक्र में असीम प्रेम और करुणा देने एवं असीम प्रेम और करुणा प्राप्त करने की क्षमता है.
हर श्वास के साथ इस क्षमता को और भी बढ़ने दें। जैसे जैसे ये क्षमता बढ़ रही है, आपके अनाहता चक्र के हरे रंग का प्रकाश उज्जवल और चमकीला हो रहा है। इस उज्जवल हरे रंग के प्रकाश को अपने अनाहता चक्र से नीचे की ओर जाता देखें। और देखें कि कैसे धीरे धीरे ये हरे रंग का प्रकाश आपके अनाहता चक्र से आपके मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र और मूलाधार चक्र से होते हुए धरती माँ तक पहुँच गया है। इस हरे रंग के प्रकाश के माध्यम से आप धरती माँ से जुड़ गए हैं। अब धीरे से अपनी जागरूकता को वापस अनाहता चक्र पर लाएं। अनाहता चक्र के हरे रंग के प्रकाश को फैलता हुआ देखें। इस हरे रंग के प्रकाश को अपने अनाहता चक्र से ऊपर की ओर जाता हुआ देखें। और धीरे धीरे ये हरे रंग का प्रकाश आपके अनाहता चक्र से विशुद्धि चक्र, आग्नेय चक्र और सहस्रारा चक्र से होते हुए ब्रह्मांड तक पहुंच गया है। इस हरे रंग के प्रकाश के माध्यम से
आप आकाश से आने वाली कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ गए हैं। एक और धरती माँ के साथ और दूसरी ओर आकाश के साथ बने इस कनेक्शन को बनाए रखिए। और देखिए कि कैसे आपका अनाहता चक्र खुल गया है, ओपन हो गया है। आपको अपने चारों ओर हरे रंग का प्रकाश दिख रहा है। इस ओपन अनाहता चक्र के साथ कल्पना करें कि आप एक शीशे के सामने खड़े हैं, एक मिरर के सामने खड़े हैं और आप स्वयं को इस मिरर में देख पा रहे हैं। कुछ समय लीजिए और सोचिए सोचिए कि आपकी माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर ऐसे कौन से परिवर्तन हैं, ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिन्हें आप आज तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। कोई जल्दी नहीं है, पूरा समय लीजिए और सोचिए। अब इन परिवर्तनों को आपको याद रखना है। कल्पना कीजिए कि आप धीरे से पीछे की ओर घूमते हैं और आप अपने सामने उन सभी व्यक्तियों को खड़ा पाते हैं जिनके साथ
किसी भी कारण आपके कोई भी मतभेद चल रहे हैं, मतभेद कोई भी हो, कारण एक ही है। उस व्यक्ति के स्वभाव का परिवर्तन। ये मतभेद पारिवारिक हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, ये मतभेद प्रोफेशनल लाइफ के कारण हो सकते हैं या अन्य किसी भी तरह के हो सकते हैं। यह मतभेद किसी एक व्यक्ति के साथ भी हो सकते हैं या एक से अधिक के साथ भी हो सकते हैं। वे सभी व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं। अब कुछ समय लीजिए और सोचिए कि उन व्यक्तियों के साथ माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें आप आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, स्वीकार नहीं कर पाए हैं। अब सभी परिवर्तन, चाहे वह आपके स्वयं के हो या सामने वाले व्यक्ति के, सभी आपके सामने हैं। आपको ये समझना है कि ये सारे परिवर्तन या तो सोल लेवल पर पर्सनालिटी के परिवर्तन के कारण है या फिर माइंड लेवल पर साइकोलॉजी में परिवर्तन के कारण है। या फिर बॉडी लेवल पर फिजियोलॉजी में परिवर्तन के कारण है।
इन सभी परिवर्तनों का आपके जीवन में और सामने वाले व्यक्तियों के जीवन में आना कर्मों के कारण निश्चित है। यह मत सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको आघात पहुंचाने के कारण या तकलीफ पहुंचाने के कारण ये बदला हुआ व्यवहार कर रहा है। सच तो ये है कि इन परिवर्तनों पर न तो आपका नियंत्रण है, न ही सामने वाले व्यक्ति का। यह सारे परिवर्तन चाहे आपके स्वयं के हो या सामने वाले व्यक्ति के, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने के कारण ही हो रहे हैं। इन्हें आने दीजिए और इनकी ओर आपकी बढ़ती हुई रेजिस्टेंस को जाने दीजिए। ये सभी परिवर्तन आपको आपकी लाइफ के लेसन सिखा रहे हैं। इन सभी परिवर्तनों से आपको कोई ना कोई अनुभव मिल रहा है। इन सभी परिवर्तनों को स्वीकारते ही आपकी उन सभी लोगों के साथ फाइल क्लोज हो रही है और उनसे जुड़े सभी कर्म सेटल हो रहे हैं और उनका क्लोजर हो रहा है। अनाहता चक्र के असीम प्रेम और करुणा आपको ये सब परिवर्तनों को स्वीकारने की क्षमता दे रही है। ऐसे ही धीरे धीरे
हर नए परिवर्तन को स्वीकारते स्वीकारते आपके इस लाइफ के सभी कार्मिक अकाउंट्स सेटल हो जाएंगे, जिसके लिए आपने ये जन्म लिया है। और आप अपनी सोल जर्नी में आगे की ओर बढ़ पाएंगे। स्वीकारने का ये भाव आपके अंदर की चेतना को बढ़ा रहा है। ये बढ़ी हुई चेतना आपको एनलाइटन करेगी और आपको मोक्ष और निर्वाणा की ओर ले जाएगी। अनाहता के हरे प्रकाश की तरह आपके अंदर एक्सेप्टेंस का भाव भी बढ़ गया है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आप इवॉल्व हो गए हैं। आगे बढ़िए और अपने अनाहता चक्र की बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ स्वयं को आप जैसे हैं वैसे ही अपनाइए। उन सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को गले लगाइए जो आपके सामने खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आप सब मतभेदों को दूर कर उनके सभी परिवर्तनों को स्वीकारेंगे। आज वह वक्त आ गया है। आप सभी परिवर्तनों को स्वीकार कर चुके हैं और अब आप मेरे साथ मिलकर इन पंक्तियों को दोहरा रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हमारी उपलब्धियों की प्राप्ति है। बदलते वक्त के साथ हर परिवर्तन को मैंने स्वीकारा है। चाहे वो परिवर्तन आविष्कार का हो या परिस्थिति का।
आज मानव के व्यक्तित्व के हर परिवर्तन को भी मैं स्वीकारूंगा, क्योंकि स्वीकारना ही आत्मा का नियम है। स्वीकारना ही हमारी मोक्ष की प्राप्ति है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हमारी उपलब्धियों की प्राप्ति है। धीरे से अपने देवी देवताओं का, अपने अनाहता चक्र का व स्वयं अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए अपनी जागरूकता को अपनी श्वासों पर लाएं। दो गहरी सांस लें और धीरे से अपनी जागरूकता को अपनी श्वासों से अपने शरीर पर लाएं। और अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। Thank you, sir. Thank you very much. Welcome back everyone. I hope बहुत enjoy किया। चित्रा जी ने बहुत गहराई वाला सब्जेक्ट बहुत सरलता से लिया है और जो भी मुझे लगता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट थे चेंजेस ऑफ लाइफ के, जो साइकोलॉजी के, वो शायद काफी क्लियर हो गए। बिकॉज माइंड बॉडी सोल भले हमें शब्द से अलग लगते हैं लेकिन एक्चुअली कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो काफी बार आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि जो सोल लेवल, लोअर सोल लेवल के होते हैं, उनका खाना पीना अलग होता है, उनकी रहनी करनी अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है। और जैसे जैसे आप ऐसे सब धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाएं करते हो, आपकी सोच बदलती है, तो आपका खाना पीना भी बदल जाता है और आपकी क्रिया भी बदलती है और प्रतिक्रियाएं भी बदलती है। ये भी बहुत खास बात है करके। तो हमें सबको आज इन्होंने समझा दिया चित्रा जी ने कि किस तरह से स्वीकारना है, एक्सेप्टेंस करना है। बिकॉज ईश्वर का जो भी प्लान है वो हमारे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें पता है कि कौन से वक्त में कौन सी परिस्थिति हमारे जीवन में लाना और उस परिस्थिति को हमें किस तरह से सामना करना चाहिए। ये भी हमें ताकत भी है, समझ भी है और आत्मा की शक्तियां भी है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ हम उससे अनजान है। तो जैसे जैसे हम ये ऐसे सत्र अटेंड करते हैं, सेशंस अटेंड करते हैं, हमें अपने सोल पोटेंशियल की प्राप्ति पता चल जाती है। और जो दूसरे लोग इस चीज को नहीं स्वीकारते हैं तो समझ में आता है कि भाई ये लोग क्यों नहीं स्वीकारते हैं। काफी लोग, आप अपने फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करते हो हमारे ये सेशन के लिए और आपके फैमिली मेंबर्स अटेंड नहीं करते, तो कभी कभी आपको बुरा लगता है कि आप रोज इतने रेगुलर अटेंड करते हो और आपके फैमिली मेंबर देखते हैं आपको अटेंड करते हुए, सुबह उठ के ध्यान करते हुए, हीलिंग करते हुए, फिर भी वो क्यों अटेंड नहीं कर रहे, क्यों ये प्रोग्राम को स्वीकार नहीं रहे? क्योंकि अभी तक उनका समय नहीं आया।
तो आने दीजिए, बस प्रे करते रहिए सबके लिए। तो जैसे आज आपका समय आया है, कल उनका भी समय आएगा। तो मुझे लगता है स्वीकारना, कबूल करना, ये बहुत बड़ी बात है। शादी होती है तभी भी आपने देखा कि 3 बार कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। मतलब 3 बार क्यों कहते हैं? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों माइंड में इस चीज को स्वीकारते हैं, तब जाके रिश्ता बन जाता है करके। तो मुझे लगता है जब भी हम चक्र ध्यान करते हैं या हीलिंग करते हैं, हमें ये जो आज समझाया गया है स्वीकारना, एक्सेप्टेंस का, ये भी हमें अपने चक्र में फीड करना चाहिए कि आई एक्सेप्ट एवरी ईच एंड एवरी प्लान ऑफ द गॉड। मतलब जो भी ईश्वर ने हमारे लिए रचा है, वो सब चीज को मैं स्वीकारता हूं करके। क्योंकि समय समय पे आपसे कुछ अलग अलग कार्य करवाया जाएगा, और समय समय पे अलग चीज आपको अननोइंगली स्वीकारनी पड़ेगी, भले लॉजिकली आपको नहीं समझ में आए, लेकिन स्वीकारनी होगी आपको कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। क्योंकि 70% 80% का आंसर इस दुनिया में मिल सकता है, 20-30% का आंसर कभी इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता। क्योंकि ऊपर वाले ईश्वर ने कुछ चीजें गुप्त रखी है, अपने पास रखी है, और उनको समझना है तो इतना उठना पड़ेगा, इतना सोल इवॉल्व होना पड़ेगा, इतनी चेतना को बढ़ानी होगी, तब जाके हमारे शायद कुछ मुश्किल सवाल है उसके जवाब मिल पाएंगे। हम जो आपको जवाब देते हैं वो शायद बहुत छोटे लेवल के हैं, बिकॉज हम और आप सभी एक लेवल पे हैं। हो सकता है समय समय पे हमें कोई अच्छे गुरु मिले, कोई अच्छे संत मिले, जो हमें और इस सवाल के गहराई में जवाब दे और हमें संतुष्टि मिले। तब तक के लिए हमें शायद वेट करना होगा, तब तक के लिए हमें और ध्यान साधना करनी होगी, तब तक के लिए और ज्यादा हीलिंग करनी होगी, ताकि हमारी चेतना जब थ्रोट चक्र के ऊपर आए, ओल्ड सोल से ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल पे हमारी जब चेतना जाएगी, तब अच्छे गुरु संत मिलेंगे, तब अच्छे कोई ट्रांसेंडेंटल सोल के लेवल के लोग मिलेंगे। तो तब मुझे लगता है हमें सेटिस्फेक्शन और ज्यादा होगा। बट डजंट मैटर, अभी हम जहां पे भी हैं, मुझे लगता है उसे स्वीकारना जरूरी है। हमें कोई रातों रात बुद्धा, महावीर या जीसस तो बनना नहीं है। हमें भी उनके जैसे सारा सफर तय करना है, और सारे परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ हमारी इच्छाओं को पूरी करते हुए हमें एक एक स्टेप आगे जाना है करके। सो समय बहुत हो गया है। बिफोर वी एंड, हम 5 मिनट्स का कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, या कुछ अगर अनुभव किसी को शेयर करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अर्चना जी। या यस, आप अपने आप को अनलॉक कर सकते हैं अनम्यूट करते हुए। हमने आपको अनम्यूट कर दिया है अपनी ओर से। या सर आज कुछ मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा स्क्रीन पे भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ओके ओके। सर हम लोग फॉर सम रीजन रेज हैंड भी उससे कुछ इशू है आज कनेक्टिविटी का। हाँ, आज काफी ये है। या तो फिजिकल हाँ हैंड, अभी, हाँ पार्टिसिपेंट्स जो भी अभी हो, पार्टिसिपेंट्स को कोई भी क्वेरी है, काइंडली फिजिकली आप अपना हैंड रेज अभी मैंने करके। सेटिंग चेंज किया है, अभी आप देख सकते हैं। ऋचा जी जी सर। आप अनम्यूट। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते जी। और एसके टीम को बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। हमें रोज नई नई जानकारी मिल रही है, जिसका हम कोशिश कर रहे हैं पूरे तरीके से सदुपयोग करें और है, अपने जीवन में पूरे तरीके से उतारने की कोशिश करें। क्या बात। मगर फिर भी कभी कभी हम बेईमानी कर जाते हैं, इतना नहीं वो सब तो कुछ ठीक सुनने है, के वो तो बाद देखो, भी। हम मनुष्य हैं, मतलब मैन इज बाउंड टू मेक अ मिस्टेक, ये सबको पता है कि हर इंसान, जैसे आज इन्होंने बताया कि भाई बड़े बड़े संतों से, भगवान जिनको हम आज मानते हैं, लेकिन वो भी जब नॉर्मल मनुष्य के अवतार में थे तो उनसे भी गलतियां हुई थी। तो ऐसा कभी गिल्ट ना करें कि चलो हम ही गलती करते हैं, बड़े बड़े गलती नहीं करते, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई स्केल भी दिमाग में मत रखिएगा।
मतलब काफी बार बच्चे भी कहते हैं क्या मम्मी पापा आप गलतियां करते हो, हमें क्या सिखाते हो, तो हमें गिल्ट लगता है, अरे बाप रे देखो हमने बच्चों के सामने गलती कर दी। तो आखिर हम भी तो वो वही मनुष्य है ना, भले एज ज्यादा है हमारी, अगर सोल इवॉल्व भी है तो भी गलतियां करेंगे, और अगर हमारी एज ज्यादा है तो भी गलतियां करेंगे। बिकॉज गलतियों को सीखने के लिए तो आए हैं, लेकिन स्वीकारते नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। गलतियां सभी करते हैं, स्वीकारना सबसे बड़ी बात जो आज हमने इस सत्र में सीखी है। तो मुझे लगता है आपको भी सीखनी होगी और हम सभी को ये सीखना है, ऐसा नहीं है। सर आज के सत्र में तो ऐसा रहा कि जैसे हम मिरर के पास पहुंचे उसके हाँ बाद तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैं हाँ, कहाँ पहुंच गई या मतलब राइट क्या राइट चल रहा है मेरे साथ। फिर बीच में ध्यान आया, कहीं से कहीं पहुंच गए, फिर राइट। वापस मतलब बहुत बार ऐसा हुआ, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब कि पता ही नहीं चल रहा था। लास्ट में लगा कि जब कहा कि आ जाओ तो हाँ फिर वापस आए, मतलब हाँ जब हमने मतलब फील किया कि हाँ, हम माफी मांग रहे थे जो राइट राइट, क्योंकि हम अचेतन मन में चले गए थे ना, हमारा चेतन मन शांत हो गया था, तो हम अंदर खो गए थे। तो वो एक अच्छी बात है ना। बस ये तो शेयर करना था। थैंक यू या सर। ओके, थैंक यू, ओके। सर क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू है तो सर क्या हम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी क्वेरी हो तो सर क्वेश्चन या आंसर। ग्रुप में लिख सकते हैं, बिकॉज हाँ ग्रुप में बेटर रहेगा, हम आपको आंसर दे पाएंगे। कल का जी हमारा साइकिक सर्जरी 2 बजे का है, तो जिन्होंने भी पहले ऑनलाइन रिट्रीट अटेंड की है या साइकिक सर्जरी ऑनलाइन अटेंड की है वो अटेंड कर सकते हैं। और बाकी कल 6 बजे हमारा और एक नया सब्जेक्ट है, कन्फेशन एंड कंपैशन। कल हम आप सभी को चर्च में लेके जाने वाले हैं, और चर्च में आपको प्रीस्ट फादर के सामने जो भी कन्फेशन करवाना है कल आपको सबको करना होगा। तो पूरे तरह से तैयार रहिए, सोच के रखिए कि जो जो गलतियां आपने अब तक करी है और जो आपको याद है, तो कल आपको जीसस के सामने कन्फेशन करना है, और हम कंपैशनेटली उनसे हीलिंग एनर्जी माफी मांगेंगे, और हम उस गिल्ट से बाहर निकलेंगे कल। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड स्पेशली चित्रा जी को जिन्होंने पूरे इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन की तैयार की, लेक्चर की तैयार की। और मुझे लगता है आप सबने बहुत बहुत इंजॉय किया, आपने बहुत सरल तरीके से समझ लिया कि माइंड बॉडी सोल को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे समझा जाए। अदरवाइज हम जब मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें साइकोलॉजी नहीं समझाते, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सोल लेवल की बातें नहीं समझाते हैं, और अगर हम स्पिरिचुअल गुरुओं के पास जाते हैं तो वो हमें मेडिकल चीजों का ज्ञान नहीं देते हैं। तो ये एक ही प्लेटफॉर्म पे आज हमें तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज मिला, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पर्सनालिटी। तो आज हमको समझ में आया कि इंसान अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करता है, और समय समय पे उसका रूप रंग क्यों बदल जाता है। हम सोचते हैं भाई पहला तो बहुत अच्छा था अब ऐसा हो गया, पहले तो मेरी सुनता था मेरा बच्चा अब नहीं सुनता है, पहले तो हस्बैंड सुनता था अभी नहीं सुनता। तो ये सारी चीजें तो समय समय पे बदलने वाली है, परिवर्तन जीवन का सारांश है, और यही विधि का विधान है। और मुझे लगता है हम सबको स्वीकारना चाहिए, छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। किसी का एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है, मुझे लगता है उसको भी स्वीकारने की इतनी क्षमता आप लोग में होनी चाहिए। तो कभी आप शॉक में नहीं जाओगे, कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। जो लोग स्वीकारते नहीं है वही डिप्रेशन में जाते हैं, वही शॉक में जाते हैं करके। लेकिन अगर हम ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे तो मुझे लगता है स्वीकारना भी बहुत ईजी हो जाएगा। हम समझ सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ये तो लाइफ है, होने ही वाला है। हम कौन से बड़े मतलब महावीर या जीसस के से बड़े हैं, मोहम्मद से बड़े हैं, हम तो एक्चुअली उनके पथ पे हैं। तो अगर उन्होंने ये सारी चीजों को फेस किया था तो शायद हमें भी फेस करना होगा। लेकिन सिर्फ इतना है, मैं आप लोगों से कहूंगा कि लाइफ में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपनी लाइफ में समझा है, और मैं उस चीज का बहुत पालन करता हूं। पहला इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, समय का बहुत इंपॉर्टेंस है। और दूसरा लाइफ में अगर कोई चीज का इंपॉर्टेंस है तो वो ज्ञान का, नॉलेज का। तो मैं सभी से यही दरखास्त करता हूं कि समय का सदुपयोग कीजिए, और हर समय कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए यहाँ वहां के मोबाइल के चैटिंग में, लोगों के साथ, परिवार के साथ बातचीत करते हुए, भाई तूने आज क्या खाना बनाया, तूने आज क्या किया, ऐसे वैसे। ये सारी चीजें बेफिजूल है, आपका टाइम वेस्ट करती है और आपकी लाइफ वेस्ट करती है। जैसे लास्ट टाइम चित्रा जी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि सोल का मिशन होता है
सोल का गोल होता है, लेकिन ये गोल और मिशन और प्रोजेक्ट ये टाइम से बंधे हुए हैं, जो कल हमने क्लॉक और ब्लॉक को समझा था करके, कि हर क्षण, हर समय, हर पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वेस्ट द टाइम। जितना खाली समय मिलता है, या तो मंत्र चैंट कीजिए, हीलिंग सीखे हैं तो हीलिंग सिंबल्स को चैंट कीजिए, अगर कुछ भी नहीं सीखे हैं तो एफर्मेशन को चैंट कीजिए कि आई एम हैप्पी, आई एम इन अबेंडेंस, आई एम एवरीवन लव्स मी, आई लव्स एवरीवन। ऐसे छोटे मोटे कुछ भी एफर्मेशन खुद के हिसाब से बनाते रहिए, लेकिन अच्छी चीजों में ऑक्यूपाइड रखिए। ये कोई टीवी सीरियल या गपशप की बातें, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये कुछ भी आपके लाइफ में काम नहीं आने वाला है। फ्रैंकली स्पीकिंग है, कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। मैं तो कितने सालों से, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या कभी कोई मैंने टीवी सीरियल देखी होगी, क्योंकि अगर कोई अच्छी होती है जिससे हमें कुछ एंटरटेनमेंट, खुशी मिलती है, तो बात अलग है। बिकॉज अब आप मैच्योर सोल लेवल के ऊपर हो, इन्फेंट सोल से यंग सोल लेवल तक टीवी सीरियल देखना, गपशप करना, मैं समझ सकता हूं जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उनको उसी में से नॉलेज मिलता है, नेताओं की बातें सुनना, न्यूज चैनल देखना। लेकिन मैच्योर सोल लेवल से जब हम ऊपर आ जाते हैं तो ये सारी बेफिजूल की चीजें हैं, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा आप लोग, राइट। सो टाइम एंड नॉलेज, ये लाइफ में दो चीजें बहुत महत्व की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी ये चीजों को पालन करते होंगे, लेकिन जो लोग शायद नहीं पालन करते हैं, तो मैं कहता हूं आज से आप ध्यान में रखिएगा, जस्ट बी अवेयर, जागरूक रहिए कि आपका कहीं समय तो वेस्ट नहीं हो रहा है, किस चीज को बार बार आप रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप रिपीट करोगे तो फिर से टाइम वेस्ट होगा। तो फायदा क्या है नॉलेज लेना। आप इतने इतने अच्छे अच्छे गुरुओं के यूट्यूब्स देखते हो, इतने अच्छे प्रवचन सुनते हो, और उसके बाद में अगर वही गलतियां करते हो और उसी चीजों में टाइम वेस्ट करते हो, तो लाइफ में फायदा क्या है, मुझे ये बताइए, राइट। हम पिछले ये 4.5 महीने से कोशिश करते हैं आपको हर डायमेंशन से, हर अलग अलग एंगल से माइंड बॉडी सोल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप टाइम वेस्ट करते हो और आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, तो कोई आपको आगे नहीं ले जाएगा। जो लोग फॉलो करते हैं वो आगे निकल जाएंगे, और जो नहीं करते वो वहीं रह जाएंगे। ये लॉकडाउन छूट भी जाएगा, आप वहीं रहोगे जहां लॉकडाउन के पहले थे, तो फायदा क्या हुआ। ईश्वर ने इतना अच्छा समय हमें दिया है, तो इसका हम सदुपयोग करें और हम आगे बढ़ते जाएं। काफी बार जब लोग मैसेज में पूछते हैं कि सर आज हमने सेशन मिस किया, प्लीज इसकी लिंक भेजिए, तो तुरंत मैं सब अपने काम छोड़ देता हूं, मैं उसको डाउनलोड करता हूं, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूं, उसको एडिट करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सही में किसी का मिस नहीं होना चाहिए। रात को 11-12 भी बज जाते हैं तो मैं ये कोशिश करता हूं कि किसी भी तरह से मैं उसको अपलोड करूं, ताकि अगर अर्ली मॉर्निंग भी कोई सुबह देखना चाहे तो देखे। क्योंकि हम सभी लोग ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तड़पते हैं, हमें ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए जो ज्ञान के लिए तड़प रखते हैं, जो समय इसी चीज के लिए स्पेंड करते हैं। सो आई थिंक सो सभी लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू हो रहा है, कहीं ब्रेक भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर से 6 बजे मिलते हैं फॉर कन्फेशन एंड कंपैशन, एक नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट एवरीवन, एंड थैंक यू चित्रा जी फॉर योर टाइम एंड ब्यूटीफुल नॉलेज। मजा आ गया। गुड नाइट। सर एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ शायद जुड़ना चाहते हैं। जी मंजुला जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मंजुला जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।